we'll discuss about कॉल बाय वैल्यू। इस वीडियो में हम कॉल बाय वैल्यू के बारे में बात करेंगे, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन का। तो कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट इन दिस वीडियो we will talk about call by value. That means we can call a function. There are two ways we can say to call a function by passing value. एक तो है कि भाई हम जब फंक्शन को कॉल करें तो हमने दो चीज ऑलरेडी डिस्कस की है पिछले वीडियोस में, एक्चुअल आर्गुमेंट एंड फॉर्मल आर्गुमेंट। एक्चुअल आर्गुमेंट हम किसको कह रहे हैं? द आर्गुमेंट्स जो हम फंक्शन कॉल के समय काम में लेते हैं। जब फंक्शन को कॉल करते हैं और फंक्शन कॉल में जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में जो हम वेरिएबल्स देते हैं, उन वेरिएबल्स को हम क्या कह रहे हैं? वी आर एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स या एक्चुअल पैरामीटर्स कहते हैं, राइट। जैसे हमने कहीं भी देखा हो, राइट, जैसे हमने फंक्शन कॉल किया, वी आर कॉलिंग ए फंक्शन कॉल सम। कोई फंक्शन आप कॉल कर रहे हैं, वी आर कॉलिंग ए फंक्शन कॉल सम हियर, राइट। जैसे ये आपने कॉल किया होगा सम, वी आर पासिंग ए कॉमा बी। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है, इसको आप क्या कह रहे हैं? यू आर कॉलिंग आर्गुमेंट। इसको आप क्या कह रहे हैं? भाई आर्गुमेंट कह रहे हैं। तो ये है, इससे आप क्या कह रहे हैं? यू आर कॉलिंग आर्गुमेंट, ये आर्गुमेंट। तो इनको हम जो फंक्शन कॉल करने के समय जो आर्गुमेंट हम पास करते हैं, तो ये जो आर्गुमेंट पास किया, इसको हम कह रहे हैं एक्चुअल आर्गुमेंट। इसको क्या कहते हैं? एक्चुअल आर्गुमेंट। तो कॉल बाय वैल्यू में क्या है कि एक्चुअल आर्गुमेंट से वैल्यू कॉपी होती है किसको? फॉर्मल आर्गुमेंट। फॉर्मल आर्गुमेंट किसको कह रहे हैं? जो आर्गुमेंट्स फंक्शन डेफिनेशन के साथ काम में लिया जाता है। द आर्गुमेंट विच वी यूज विद फंक्शन डेफिनेशन, वो हम आगे इसी वीडियो में उसको आगे डिस्कस करेंगे, राइट। तो व्हाट इज कॉल बाय वैल्यू मेथड? कॉल बाय वैल्यू मेथड क्या होता है, उसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। In call by value method, the values are copied from actual argument to formal argument. तो call by value method में क्या होता है? जो values हैं वो कहाँ से कॉपी हो रही है? एक्चुअल आर्गुमेंट से कॉपी कहाँ पे होगी? फॉर्मल आर्गुमेंट को कॉपी कर लेगा, राइट। एंड द आर्गुमेंट्स आर स्टोर्ड इन डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। अब ये जो एक्चुअल आर्गुमेंट है, फॉर्मल आर्गुमेंट है, ये दोनों अलग अलग मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर है। जैसे एक कॉलर होता है, कॉलर फंक्शन में जो किसी फंक्शन को कॉल करता है। अगर मैं मेन फंक्शन में से किसी फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो मेन क्या हो गया? कॉलर फंक्शन हो गया, और जिस फंक्शन को कॉल किया गया वो कॉल्ड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। कॉलर है कॉल्ड फंक्शन। तो हम कह रहे हैं इन कॉल बाय वैल्यू मेथड, वैल्यूज आर कॉपीड फ्रॉम एक्चुअल आर्गुमेंट टू फॉर्मल आर्गुमेंट्स एंड द आर्गुमेंट्स आर स्टोर्ड इन डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। दैट मीन्स एक्चुअल आर्गुमेंट की जो मेमोरी लोकेशन है वो अलग है, और फॉर्मल आर्गुमेंट की मेमोरी लोकेशन अलग है। उनको अलग अलग मेमोरी लोकेशन दी जाती है। इन सिंपल टर्म्स, द एड्रेस स्पेस फॉर द फंक्शंस आर डिफरेंट। हम भी मान के चल रहे हैं कि जो एक प्रोग्राम में हमारे पास 10 फंक्शन है, 2 फंक्शन है, सभी फंक्शन का जो जगह है, जो एड्रेस स्पेस है, वो डिफरेंट होती है, राइट। मेन फंक्शन है, उसका एड्रेस स्पेस अलग है। आपने कोई अपने को फंक्शन बनाए, उनका एड्रेस स्पेस अलग होगा। तो एवरी फंक्शन इज स्टोर्ड इन डिफरेंट, हर फंक्शन अपने डिफरेंट एड्रेस पे स्टोर होता है, राइट। सो एनी चेंज मीन, अब इसमें क्या होता है कि एनी चेंजेस मेड इनसाइड द बॉडी ऑफ ए फंक्शन आर नॉट गेट रिफ्लेक्टेड इन एक्चुअल आर्गुमेंट ऑफ द कॉल। अब हम कह रहे हैं कि अगर फंक्शन की बॉडी में कोई भी आपके फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स हैं, उसमें कोई चेंजेस आपने किए हैं, तो उनका चेंज एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ये बहुत क्लियर हम दिमाग में रखें। तो सो एनी चेंजेस मेड इनसाइड द बॉडी ऑफ फंक्शन, बॉडी ऑफ फंक्शन में कोई भी अगर हमने फॉर्मल आर्गुमेंट में चेंजेस किए हैं, तो वो चेंजेस एक्चुअल आर्गुमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, राइट। उसको हम प्रोग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं, देखेंगे, राइट।
तो ये सिंपल डेफिनेशन हमें याद में रखनी है। अब हम प्रोग्राम से उसको समझने का प्रयास करेंगे, आसान समझ में, हमें आसानी समझ में आएगा सब चीज़ें क्या है। ये आपका बार बार कह रहे हैं ये क्या है, हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया है, फंक्शन का नाम क्या है, स्वैप है, कितने आर्ग्यूमेंट हैं, 2 काम मिलेगा, रिटर्न टाइप कोई वैल्यू वापस नहीं करेगा, ठीक है। जब ये वॉइड है फंक्शन नेम से पहले, इसका मतलब है फंक्शन विल नॉट रिटर्न एनीथिंग। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल है ए और बी, इसमें वैल्यूज है 90 और 60। हम कह रहे हैं प्रिंटफ मैसेज है वैल्यू ऑफ ए एंड बी बिफोर फंक्शन कॉल, कि ए और बी की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं पहले हम, तो ऑब्वियसली ए और बी की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 90 और 60 प्रिंट। बट यहाँ पे आपने फंक्शन को क्या किया है, कॉल किया, यू हैव कॉल द फंक्शन। यहाँ फंक्शन कॉलिंग है, तो फंक्शन कॉल हुआ तो हमने कहा कंट्रोल कहाँ पे जाता है, फंक्शन पे जाएगा, और ए की वैल्यू इस ए को असाइन हो रही है और बी की वैल्यू इस बी को असाइन हो जाएगी। इज दैट क्लियर? अब ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो ए बी है, ये ए बी ये किसको बिलोंग करते हैं, ये मेन फंक्शन को बिलोंग करते हैं, ध्यान रखिएगा, दिस बिलोंग्स टू मेन फंक्शन। इज दैट क्लियर? और ये ए बी जो है, ये दोनों ए बी हैं, ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, ये बिलोंग कर रहे हैं किस फंक्शन को, सब फंक्शन को। तो इसका मतलब ये जो ए बी है और ये ए बी जो है वो दोनों डिफरेंट है, बोथ आर डिफरेंट। दैट मीन्स यहाँ पे हम देखें कि ये मेन फंक्शन का एड्रेस स्पेस है और ये एड्रेस स्पेस किसका है, सब फंक्शन का। तो इसमें जो ए बी है वेरिएबल, वो ए बी, और इसमें जो ए बी है वो ए बी, दोनों क्या है भाई, डिफरेंट है, ए बी सेम नहीं, ठीक है, दिमाग में रखिए, ये आर नॉट सेम, बिकॉज दोनों ए बी जो है अलग अलग फंक्शन को बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इस ए में क्या वैल्यू थी, ए में क्या वैल्यू थी भाई 90, ये किसको जाएगा, इस ए को जाएगा, और इसमें क्या पड़ा था 60, ये किसको जाएगा, इस बी को। तो दैट मीन्स मेन के ए बी की वैल्यू किसको हो गई, स्वैप के ए बी को गई, राइट। अब यहाँ पे आपने क्या किया है, यू आर ट्राइंग टू स्वैप, आप कोशिश कर रहे हैं, जो कोड लिखा है कोड को देखें तो समझ में आ रहा है कि स्वैपिंग कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ ए बी में जाएगी, बी की वैल्यू ए में जाएगी। जैसे आपने कहा टेम्प इज ए की वैल्यू टेम्प में गई, बी की वैल्यू ए में गई, टेम्प की वैल्यू बी में गई। तो इससे हमारे को ये लग रहा है कि वैल्यू ऑफ ए बी चेंज हो चुकी है। लेकिन जब हम इसका आउटपुट देखेंगे, when you see the output of this program, तो आपको लगेगा कि भाई ऐसा नहीं हुआ। तो जब आप आउटपुट देखें यहाँ पे, when you see the output here, ठीक है, यहाँ पे आउटपुट देखें, जब आउटपुट देखेंगे आप तो देखेंगे कि फंक्शन कॉल से पहले जो वैल्यू थी ए बी की, वही वैल्यू फंक्शन कॉल करने के बाद में सेम वैल्यू। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ ए एंड बी क्या हुआ कि हमने यहाँ पे कहाँ चेंजेस किए हैं। अब बहुत क्लियरली गौर से समझने का प्रयास करें कि तो आपको चीज समझ में आएगी। यहाँ पे हमने कहाँ चेंजेस किए, वेयर वी हैव मेड द चेंजेस इन ए एंड बी। ये जो ए एंड बी है वो कौन से है, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, मीन्स ये आर्ग्यूमेंट है जो आपके फॉर्मल, इन आर्ग्यूमेंट्स में चेंज किया। यहाँ आपका क्या हो गया, 60 और 90 यहाँ हो चुका, किस ए बी में, द ए बी ऑफ सब फंक्शन, नॉट द ए बी ऑफ मेन। मेन के ए बी में चेंजेस नहीं है, मेन के ए बी अभी भी 90 और 60 होल्ड करके चल रहे हैं। यहाँ चेंजेस जो आपने किए, यू हैव मेक चेंजेस इन द ए बी ऑफ सब फंक्शन। जब आप ये काम पूरा हुआ, व्हेन यू रिटर्न बैक, जब आप रिटर्न बैक होके कहाँ पे आए, रिटर्न बैक में कहाँ पे आएंगे, फंक्शन काम खत्म होने के बाद आप रिटर्न बैक होके इस प्रिंटफ में आएंगे, इस सब फंक्शन कॉल के बाद। जब यहाँ पे आए तो ए और बी, अब ये ए और बी किसकी बात कर रहा है, ये ए और बी बात कर रहा है मेन की, ये ए और बी सब फंक्शन की बात नहीं कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, ए बी ऑफ मेन फंक्शन। और ए बी ऑफ मेन फंक्शन में अभी भी ए की वैल्यू क्या है 90 और बी की 60। दैट मीन्स फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में जो भी चेंजेस हुए उसका रिफ्लेक्शन, उसका इम्पैक्ट कहाँ नहीं आया, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में नहीं आया। बहुत क्लियर दिमाग में रखें। दूसरा और समझने का प्रयास करें कि जब ये कोई भी फंक्शन जो अपना काम खत्म कर देता है, जैसे इस फंक्शन ने अपना काम खत्म किया और रिटर्न बैक कहाँ पे हो गया, मेन, जहाँ कॉलर कौन था, मेन में से कॉलर, मेन कॉलर हो गया।
तो ये जितने भी वेरिएबल्स हैं लाइक ए, बी और टेम्प, तीनों वेरिएबल क्या हो जाएंगे, मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कि जैसे फंक्शन अपना काम खत्म करता है, खत्म करके कॉलर पे जाता है, तो वो जो आपके हमने कहा ऑटो वेरिएबल्स है, दे आर कॉल्ड ऑटो वेरिएबल्स। जब भी फंक्शन में कोई वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं बाय डिफॉल्ट क्या ऑटो है, ऑटोमेटिक क्रिएट होते हैं, ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो जैसे फंक्शन कॉल खत्म हुआ और जब कॉलर में वापस पहुंचा, तो ये टेम्प ए और बी जो सब फंक्शन को बिलोंग कर रहे हैं, दे विल गेट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो जब यहाँ पे आप आए काम खत्म होने के बाद, तो ये ए बी जो बात कर रहे हैं, दिस ए बी, ये स्वैप का तो है ही नहीं वैसे, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है, ए बी ऑफ मेन फंक्शन। तो हमने कहा ये फंक्शन ने क्या किया, चेंजेस तो किए बट ए बी में, किसके ए बी में, स्वैप के ए बी में। और जैसे फंक्शन कॉल खत्म हुआ, फंक्शन ने अपना काम खत्म किया, ये टेम्प और ए बी सारे क्या हो गए, मेमोरी से लॉस्ट हो गए, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। बट व्हेन वी रीच टू, कॉलर कौन था, हमारा मेन था, वापस जब मेन पे पहुंचे तो ए बी, मेन का ही ए बी ये यूज कर रहा है, इसलिए मेन की ए बी में अभी भी 90 और 60 ही है। इज दैट क्लियर? अब इसकी थ्योरी थोड़ा सा हमने यहाँ पे थोड़ी सी भी आपने समझाने का प्रयास किया कि देयर इज नो चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ, there is no change in the values of variable a and b even after we made changes in the swap function and return to the caller। एक लाइन क्या कह रही है कि भी a और b वेरिएबल के अंदर कोई चेंजेस नहीं, किसके a b वेरिएबल में कोई चेंजेस नहीं हुए, द वेरिएबल्स ऑफ मेन फंक्शन, द वेरिएबल्स ऑफ मेन फंक्शन। कि हमने स्वैप फंक्शन में a और b में चेंज तो किए, बट वो स्वैप फंक्शन के a b थे, उनका मेन के a b से कोई संबंध नहीं था। इसलिए जो भी आपने स्वैप फंक्शन के बी में चेंजेस किए, उसका रिफ्लेक्शन मेन फंक्शन के ए बी में नहीं आया। इज दैट क्लियर? फाइन। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस हैपेंड। अभी कोशिश करें ऐसा क्यों हुआ। वेरिएबल ए एंड बी डिक्लेयर्ड इन मेन फंक्शन आर स्टोर्ड इन एड्रेसेस। हम मान के चल रहे हैं कि मेन फंक्शन में ए और बी थे, उनका जो एड्रेस है, मान लो वो इस एड्रेस पे स्टोर हुआ। दो एड्रेस काम मिल गया, एक ए के लिए और एक बी के लिए। ये किसके लिए भाई, ए के लिए, और ये किसके लिए भाई, बी के लिए, राइट। दिस इज फॉर वेरिएबल ए एंड दिस इज फॉर वेरिएबल बी इन मेन। ठीक है, अब क्या हुआ, व्हाट हैपेंड व्हेन फंक्शन कॉल इज मेड, द वैल्यूज ऑफ ए बी आर कॉपीड टू वेरिएबल ए बी ऑफ स्वैप। जब फंक्शन कॉल किया तो मेन जो फंक्शन कॉल के साथ ए और बी जो वेरिएबल्स थे, उनकी वैल्यू कहाँ कॉपी होगी, ए बी, किसके ए बी में, स्वैप के ए बी में कॉल। और उन स्वैप का ए बी का जो एड्रेस था वो क्या था, ये था। तो इन दोनों एड्रेस में क्या डिफरेंस है, दोनों एड्रेस अलग अलग है। इट मीन्स दैट वेरिएबल ए एंड बी ऑफ मेन एंड स्वैप फंक्शन आर नॉट सेम। अब इससे यहाँ पे क्लियर हुआ कि जो मेन का ए बी है और स्वैप का ए बी है वो सेम नहीं है, दे आर डिफरेंट, राइट। व्हेन स्वैप फंक्शन इज कॉल्ड, द चेंजेस आर मेड इन द वेरिएबल ऑफ स्वैप फंक्शन, नॉट इन द वेरिएबल ऑफ मेन फंक्शंस, and hence the changes are not reflected in main function variable a में रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, राइट। जैसे हम एग्जांपल मान ले कि भाई अगर हम फोटोकॉपी किसी भी चीज का, किसी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी करते हैं, फोटोकॉपी में कोई चेंजेस करते हैं, तो क्या उसका इम्पैक्ट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में आएगा, नहीं आएगा ना, वो कॉन्सेप्ट है। तो एडवांटेज क्या, एडवांटेज यूजिंग कॉल है कि भाई द मेथड डज नॉट चेंज द ओरिजिनल वेरिएबल, सो इट इज प्रिजर्विंग डेटा। इससे क्या हुआ कि ओरिजिनल डेटा कहाँ था, एक्चुअल में, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में क्या था, ओरिजिनल डेटा था। तो हमने कहा फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में अगर चेंज भी किया तो वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में चेंजेस नहीं होंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा ओरिजिनल वेरिएबल है उसमें डेटा प्रिजर्व रहेगा, ये इसका एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज क्या है कि समटाइम आर्ग्यूमेंट कैन बी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन। कई बार जो आर्ग्यूमेंट हम देते हैं वो कोई कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन भी हो सकता है। और दूसरा जो डिसएडवांटेज है, देयर आर टू कॉपीज क्रिएटेड फॉर द वेरिएबल विच इज नॉट मेमोरी एफिशिएंट। अब जैसे हमने कहा यहाँ पे ए बी की दो कॉपी बन गई, एक कॉपी तो आपके कहाँ थी, मेन में थी, और एक कॉपी कहाँ बन गई, आपके स्वैप में। तो यहाँ पे क्या होगा कि मेमोरी एफिशिएंसी इफेक्ट होती है, दैट इज द डिसएडवांटेज। इज दैट क्लियर? फाइन। अब हम प्रोग्राम से इसको डेमोस्ट्रेट करेंगे जिससे कि आपको और क्लियर हो पिक्चर।
ये प्रोग्राम जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन है, यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग की आपने, ये मैसेज जो है ये कॉल करने के पहले, ये कॉल करने के बाद में मैसेज प्रिंट हुआ है। दिस इज डेफिनेशन कि फंक्शन क्या कर रहा है, स्वैप कर रहा है। हम देखना चाहते हैं क्या स्वैपिंग हुई या नहीं हुई। एंड व्हाट यू विल फाइंड हियर कि आप देखेंगे फिलहाल स्वैपिंग नहीं हो पाएगी। देखिए, रन दिस प्रोग्राम। तो आप देखें यहाँ पे वैल्यूज ऑफ वेरिएबल ए एंड बी बिफोर फंक्शन कॉल क्या है, 90 और 60 है, और आफ्टर फंक्शन कॉल भी क्या वैल्यू 90 और 60। दैट मीन्स कॉल बाय वैल्यू का एक एग्जांपल हमने सिंपल सा ही देखने का प्रयास किया है, बट ट्राई टू गेट थ्रू दिस एग्जांपल कि भाई जो हमारी ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, मतलब कि फंक्शन जो कॉल हुआ है, फंक्शन कॉल होने से कंट्रोल यहाँ से हमने कहा फंक्शन में गया, कंट्रोल जाने के बाद लेकिन वैल्यूज पास हुई, ए की वैल्यू यहाँ पे इस ए को और बी की वैल्यू इस पे। हमने कहा ये दोनों अलग अलग एड्रेस स्पेसेस पर हैं, तो 90 और 60 यहाँ पास हुआ, चेंजेस हुए, बट चेंजेस हुए ए और बी जो स्वैप के हैं, तो उसका मेन फंक्शन के ए बी से कोई लेन देन नहीं था। जब फंक्शन ने अपना काम खत्म किया तो हमने कहा था टेम्प ए और बी लॉस्ट हो जाएंगे, रिटर्न बैक टू मेन फंक्शन। तो हमने मेन फंक्शन में कहाँ पे रिटर्न हो रहे हैं, जहाँ से कॉल हुआ है वहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट पे रिटर्न हुआ। यहाँ पे जब ए बी प्रिंट किया तो ये ए बी हमने कहा किसका है, दिस ए बी बिलोंग्स टू मेन। ये किसको बिलोंग करता है भाई, मेन को बिलोंग कर रहा है, राइट। तो दिस इज द वन एग्जांपल थ्रू व्हिच वी कैन अंडरस्टैंड कॉल बाय वैल्यू। और ज़्यादातर प्रॉब्लम हम देखेंगे हम जो करते हैं वो कॉल बाय वैल्यूज़ की होती है। ज़्यादातर प्रॉब्लम कॉल बाय वैल्यूज़ की हम करते हैं। जहाँ भी हम किसी फंक्शन को कॉल करने के समय को वेरिएबल की वैल्यू पास करते हैं वो सब कॉल बाय वैल्यू का ही एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कॉल बाय रेफरेंस में, और फिर देखेंगे व्हाट डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस में क्या डिफरेंस आता है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो हम जब फंक्शंस को पढ़ें तो ये बहुत क्लियर दिमाग में रखें कि हमने फंक्शन कॉल किया वो कॉल बाय वैल्यू का है, कॉल बाय रेफरेंस का, ये हमें क्लियर होना चाहिए, राइट। तो हैव ए नाइस डे एंड स्टे होम, स्टे सेफ।